हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो जय हिंद एस्पिरेंट। देखिए समय नजदीक आ रहा है, जो भी नीट के एस्पिरेंट है और लगभग आपका 180 दिन बच गया है, आप लोग इसमें जी जान लगा दीजिए। और देखिए मैं अपने चैनल में एक शॉर्ट वीडियो छोड़ा हूँ आप लोग के लिए। 180 दिन का क्या चैलेंज होता है नीट के लिए, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उस तरह से अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और जेई के भी जो एडवांस के जो कैंडिडेट है, क्या मेंस के जो कैंडिडेट है, समय कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में रगड़ के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज है, प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आपका ब्रेन कंपाउंडिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग मन में मजे में तैयारी कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, ठीक है ना, 11 का, जिसका नाम है वेव। देखिए वेव फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें उसको ध्यान से पढ़िए। इसका भी हमें न्यूमेरिकल बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला बना देना है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव। देखिए वेव क्या होता है, एक चैप्टर आता है साउंड एंड वेव। यहाँ पर वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस, मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस। तो मीडियम पार्टिकल एक पार्टिकल को मूव करता है, वो दूसरे पार्टिकल मूव करता है, तीसरे पार्टिकल को मूव करता है, तो एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। वेव को क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्बेंस। तो वेव क्या होता है? वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्बेंस, यानी कि एनर्जी और डिस्टर्बेंस को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे पार्टिकल तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, तीसरे पार्टिकल चौथे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। इस तरह डिस्टर्बेंस एक तरह का क्रिएट होता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जैसे कि आप लोग तालाब में, पॉन्ड में, छोटे में आप लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे कि पॉन्ड में एक बार ने पत्थर मारिए तो उसका देखिएगा उसका गोल आकार बढ़ते जाएगा एक तरह। तो एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्बेंस किया, दूसरे पार्टिकल तीसरे को, ऐसे गॉन होता है। तो ये क्या बोलता है कि तो बोलता है तो इस तरह का वेव क्या होगा? आपको डिस्टर्बेंस होता है। अब इसमें आता है सबसे पहले क्या आता है? मैकेनिकल वेव। क्या आता है? मैकेनिकल वेव आता है। तो मैकेनिकल वेव उसी पॉइंट के बारे में बता रहा है। मैकेनिकल वेव क्या होता है? दिस वेव ओरिजिनेट फ्रॉम अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मतलब कि मैग्नेट इस तरह का वेव क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीडियम। एक मीडियम जो डिस्टर्बेंस है वहां से ओरिजिनेट होता है। क्या होता है? वहां से ओरिजिनेट होता है। जैसे क्या कि बोलता है सच स्टोन ड्रॉप इन द पॉन्ड। जैसे कि हमारे एक स्टोन हम लोग पॉन्ड में ड्रॉप करते हैं तो उसमें पानी में मान लीजिए स्थिर है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। देखिएगा तो पानी धीरे 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 उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो यानी क्या हो रहा है कि पानी जब शांत था तो एक डिस्टर्बेंस, एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब किया, दूसरे पार्टिकल तीसरे को डिस्टर्ब किया, तो इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ एंड डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। उसके बाद क्या होता है? डिस्टर्बेंस जो होता है प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम के थ्रू क्या होता है? वो प्रोपेगेट होता है, प्रोपेगेट, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका मैकेनिकल वेव। उसी तरह का मैकेनिकल वेव आपका दो तरह का होता है। एक होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, एक वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ट्रांसवर्स में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। अब देखिए ट्रांसफर वेव क्या है? ट्रांसफर वेव बोलता है कि वेव एज ए वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? देखिए इसका है, इसका ये कंडीशन दिया हुआ, इस तरह का वाइब्रेशन होगा, इस तरह का इसमें वाइब्रेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल। इफ द डिस्टर्बेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन, in x direction but the particle moves in direction perpendicular to the x axis as the wave passes in the curve ट्रांसफर वेव। यानी कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इन x डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव हो रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? साउंड वेव। एक तरह क्या हो गया? साउंड वेव हुआ। तो साउंड वेव होता है बजाने वाला कुछ भी होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के डायरेक्शन में होता है, यानी कि डिस्टर्बेंस एंड वेव मोशन दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्या होता है? ये सेम डायरेक्शन में होता है, ये सेम डायरेक्शन में होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव होता है, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये दिया है, कंडीशन दिया है। देखिए कैसे करके होता है, जो हम लोग बजाते हैं उसका साउंड वाइब्रेट होता है, हाँ, एक तरह का साउंड वेव हुआ। और उसके बाद क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव। क्या होता है? एक देखिए मैकेनिकल वेव हुआ, मैकेनिकल में दो का ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? द दीस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
इन द मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मतलब कि ये तुम्हारा नॉन मैग्नेटिकल वेव क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो ये इसका जो मोशन होता है, इसका मोशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम में डिपेंड करता है। तो उसका इलेक्ट्रोप्रॉपर्टी क्या है, किस तरह का कंडीशन है। तो क्या है नॉन मैग्नेटिकल वेव, क्या है नॉन मैग्नेटिकल एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो इसमें देखिए क्या है, सिंपल सा हम लोग को फार्मूला जानना है, उसका डेरिवेशन से मतलब नहीं है। तो इसका देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, -a ओमेगा cos x माइनस ओमेगा t। और फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। जानते हैं कि तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, इसलिए एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं -a का साइन x माइनस ओमेगा t। तो ये आपका ओमेगा का आप जानते हैं, कॉस भी जानते हैं, ये सब जानते ही होंगे आप लोग 11 में। तो जस्ट उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 का जब हम टॉपिक स्टार्ट करें तो एक एक चीज हम लोग क्लियर करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एग्जाम को बेस रख के सारा फॉर्मूला को क्रिएट करना है, ताकि आप लोग को सहायता मिल सके न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो जस्ट ये वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को राइट डाउन कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ देर के बाद। हैव अ नाइस गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग न्यू स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और बताइए आप लोग का कैसा तैयारी चल रहा है। आई थिंक आप लोग का बढ़िया तैयारी चलता होगा। देखिए जीवन में क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जब तक से आप कुछ खोइएगा नहीं, कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, किसी चीज के लिए क्या डिजर्व होना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग तो डिजर्व क्या करना है कि आप लोग का जीवन में एम है कि हमको इंजीनियरिंग, एक बढ़िया इंजीनियरिंग बनना है, बढ़िया डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए सेक्रीफाइस करने के लिए क्या करना है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है और आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी ड्रॉपर लेना चाहते हैं ड्रॉपर ले, जो भी एक बार में क्लियर करना चाहते हैं क्लियर करें। तो ये सभी पर लागू होता है। तो जो जितना मेहनत करेगा, स्मार्ट प्रिपरेशन करेगा, अच्छा आइडिया लेगा, अच्छा कंसेप्ट क्लियर करेगा, वो अपना बनेगा। जीवन में याद रखिएगा कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने और कछुआ के चाल से चले। आपको हड़बड़ नहीं है कि जो भी काम करना है सॉलिड करना है, कम करना है लेकिन सॉलिड करना है, कम पढ़ाई करना है, सॉलिड पढ़ाई करना है, लेकिन क्या कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, ठीक है। चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग नया टॉपिक मतलब रिमेनिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेव का, ठीक है। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़े थे, ट्रांसफर वेव पढ़े थे, मैकेनिकल वेव पढ़े थे, नॉन मैकेनिकल वेव पढ़े थे। अब हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वेव ही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, एनर्जी कैलकुलेशन वेव। तो इस आज हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी में कैसे कैसे वेव होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, उसका एवरेज पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। तो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए एनर्जी कैलकुलेशन वेव क्या है, एनर्जी कैलकुलेशन वेव। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं है। तो आप जैसे इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा और न्यूमेरिकल को बनाइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ। तो क्या बोलता है, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसफर डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखिए हम लोग दो तरह का डायरेक्शन पढ़े थे, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है। ट्रांसफर वेव में तुम्हारा क्या होता था, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव में तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसफर वेव पढ़े थे और क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़े थे। तो एक में क्या होता था तुम्हारा, ट्रांसफर वेव में तुम्हारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेव और ट्रांसफर में अलग डायरेक्शन प्रोपगेशन वेव, दो कंडीशन था। तो बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट इन ट्रांसफर डायरेक्शन इज ग्रेटेस्ट एट मीन पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन में क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा मैक्सिमम होगा, और जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी अधिक होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या वेलोसिटी जीरो होगा। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो क्या बोलता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या था, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट, velocity of the string element in transfer direction is greatest at mean position and zero at the extreme position of
द वेव फॉर्म, यानी कि आपका मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो इसका फार्मूला हो जाएगा dk/dx इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी। ये फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला, जहां पर देखिए म्यू क्या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्या है म्यू क्या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए क्या है एम्पलीट्यूड, w क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा मान लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, kx माइनस ओमेगा टी क्या है वेव फेज है, क्या है वेव फेज। वही बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल एट मिड पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या देखिए इलास्टिक पोटेंशियल क्या है, ये काइनेटिक नहीं था, इलास्टिक पोटेंशियल में क्या केस होता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट रिजल्ट एज द स्ट्रिंग एलिमेंट इन द स्टेट ड्यूरिंग, जब वो ओसिलेशन करता है, क्या करता है जब ओसिलेशन करता है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। तो ओसिलेशन में क्या होता है du/dx इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक kx माने कि आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में इसका इक्वेशन क्या होता है समान होता है, क्या होता है समान होता है। तो यानी क्या बोल रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट रिजल्ट एज द एलिमेंट इन स्टेट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन के समय क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। तो आपका जो इसमें जो सेम डेरिवेशन था इसमें वो सेम डेरिवेशन है, क्या है सेम डेरिवेशन है। अब क्या देखिए मैकेनिकल एनर्जी पर लेंथ, तो मैकेनिकल एनर्जी में पर लेंथ क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को क्या हम लोग ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब क्या मैग्नेटिक एनर्जी भी हो गया। अब क्या बोला कि एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड क्या होगा, तो बोलता है कि एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ओवर द इंटीग्रल वेवलेंथ, यानी कि पी एवरेज होगा हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या है वेव स्पीड है, ये डेंसिटी है रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, क्या है एम्पलीट्यूड। फिर से एक बार पढ़ते हैं, मतलब एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, मतलब पावर कितना ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, वेव के द्वारा एवरेज पावर कितना इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ ट्रांसमिशन, टाइम रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा उस रेट में, ठीक है, ओवर इंटीग्रल वेवलेंथ टोटल वेवलेंथ, ठीक है। तो बोलता है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कब होना चाहिए ओवर इंटीग्रल वेवलेंथ, मतलब टोटल वेवलेंथ के बराबर होगा, यानी कि पी एवरेज इक्वल टू का हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया वेव स्पीड, ये हो गया डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ये था कंडीशन एवरेज पावर, उसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो यूज कर क्या हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसी तरह तुम्हारा इंटेंसिटी क्या होगा पावर पर यूनिट लिया था, क्या होगा इंटेंसिटी क्या होगा पावर पर यूनिट लिया, तो क्या होगा आई इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, यानी दोनों का इक्वेशन सेम होगा। अब लास्ट आता है तुम्हारा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इन द सेम है, फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस ऑफ डेल फाई से नोट करते हैं, डेल फाई इक्वल टू 10 टू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा डेल फाई बाय केएस, और केएस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इसको तो वेव नंबर होता है। तो देखिए ये सब बेसिक कांसेप्ट एंड फार्मूला है वेव का, इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, हाँ तभी तक इसको वीडियो को राइट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो जब पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा, नहीं सब्सक्राइब भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जीवन में कब किसके थ्रू किसका कल्याण हो जाए कहना बड़ी मुश्किल है, इसलिए जब तक से आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जो गलती हो तो उसे आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि साहब ये गलत पढ़ा रहे हैं क्या, जो भी कमेंट आप लोग कमेंट्स में दिए तो मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं। आई थिंक आप लोग बढ़िया में होंगे। तो उसी प्लानिंग के साथ उसी मोटिवेशन के साथ 3 मंत्र के साथ अपने से वादा, मेहनत ज्यादा और यादा पक्का, ये 3 ही मंत्र है जीवन में आपको आगे बढ़ने देगा।
अदरवाइज कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि अपने आप से वादा, अपने आप से कमिटेड, मेहनत ज्यादा और हार्ड वर्क, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। यानी क्या है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। इरादा पक्का होना पड़ेगा, कैसा भी कंडीशन हो आपको अपना इरादा पक्का करना पड़ेगा कि हमको करना तो करना। चलिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था साउंड के बहुत सारे चैप्टर में। अब इस साउंड का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है इंटरफियरेंस, ठीक है, और आपका है सुपरपोजिशन स्टैंडिंग वेव। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स। क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में सब सम कर देते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरह साउंड में भी वही केस है, ठीक है। क्या है, क्या बोलता है देखिए, when two or more waves superpose on medium particles in the resultant displacement of the medium particle is given by the vector sum of the individual displacement produced by the component waves at that medium particle independently। मतलब सब क्या होता है, बराबर होता है, सब सम हो जाता है। जो इंडिविजुअल आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, सारा डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर हो जाता है। यानी क्या होता है, when two or more waves, यानी दो या दो से अधिक वेव सुपरपोज मिलता है ऑन एक मीडियम पार्टिकल, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑफ दैट मीडियम पार्टिकल इज गिवन बाय क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट वेव एट दैट मीडियम। यानी कि सब y1 है और y2 है, तो दोनों क्या होता है, बराबर हो जाए, सम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखिए, ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये y1 हो गया, पहला डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और y2 डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सेकंड केस में देखिए, ये ग्राफ क्या है आपका, ये y1 डिस्प्लेसमेंट है, ये y2 डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ इधर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 इस तरह करके सुप्रीम पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुप्रीम पोज। देखिए y1 ग्राफ है जो जा रहा था, और y2 ग्राफ है, अभी वेलोसिटी है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। अब नेगेटिव सेंस में लीजिए कि अब कैसे पार्टिकल और भी नेगेटिव सेंस में, जैसे तो y1 नेगेटिव सेंस में जाएगा, क्या जाएगा देखिए, जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, y1 इस डायरेक्शन में गया, y1 क्या इस डायरेक्शन में गया, y2 इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर है इसका, ठीक है। सेकंड केस में देखिए y1 इधर, y2 भी इधर है, इसी सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये भी वेलोसिटी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो इस तरह का ये कंडीशन है। ये ग्राफ को आप समझ लीजिए, और ये ग्राफ को आप समझ लीजिए कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, उसके बाद फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि when two more waves सुप्रीमपोज ऑन मीडियम पार्टिकल जब सुप्रीमपोज होता है, मिलता है, तो then the resultant displacement of the medium particle is given by the vector sum of the individual displacement produced by the component wave at that medium particle independently। देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ कि देखिए ग्राफ में थोड़ा डिफर करता है, ये ऊपर है नीचे की हो रहा है, ये भी क्या, ये ऊपर के नीचे की है, तो ये देखिए ये ग्राफ ऊपर या नीचे की होती है, इस तरह ये कंडीशन होगा। तो आप लोग ग्राफ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके पहले हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव कंसीडर कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो बोलता है कि व्हेनेवर टू और मोर देन टू वेव्स, दो या दो से अधिक वेव्स सुप्रीमपोज ईच अदर, एक साथ मिला सुप्रीमपोज होता है, सुप्रीमपोज ऑन ईच अदर, देन देयर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका सम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सम होता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या है, a1 sin ओमेगा t प्लस x, a2 sin ओमेगा t प्लस, s1 है, s2 है, ठीक है। s1 यहाँ पर देखिए x1, ये x2 यहाँ से, तो ये y1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका y1 sin a1 sin ओमेगा t प्लस kx, y2 हो गया y2 sin ओमेगा t प्लस x, ठीक है। तो ये देख रहा है डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे उसी तरह को हम लिखे हैं y1 a1 sin ओमेगा t प्लस kx1 और y2 a2 sin ओमेगा t प्लस kx2 एट ड्यू टू सुपरपोज क्या होगा पोजीशन y y1 प्लस y2। बस सेम कंडीशन है कि हम लोग क्या इस इंडिविजुअल को सम कर देते हैं, वहां वेक्टर को यहाँ
जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ध्यान दीजिए, बोलता है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो बोलता है कि व्हेनेवर टू और मोर देन टू वेव्स सुपरइम्पोज ईच अदर, सुप्रीम मतलब कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे सुपरइम्पोज होता है, सुपरइम्पोज। तो यहाँ पर मान लीजिए a1 sin ओमेगा t प्लस kx था, a2 sin ओमेगा t प्लस kx था। तो s1 s2 था, x1 x1 डिस्टेंस है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, a1 sin ओमेगा t प्लस x1 y2 स्क्वायर a2 sin ओमेगा t प्लस k2। तो जब वो सुपरइम्पोज हो रहा है तो y नेट क्या हो जाएगा आपका, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव हमेशा रहिए, कैसा भी कंडीशन आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जीवन में देखिए उतार चढ़ाव आता है, साइनसोइडल ग्राफ आता है, साइन इनवर्स का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, हम लोग का जो बॉडी का ईसीजी ग्राफ होता है वो उसी तरह चलता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हर कंडीशन में आपको क्या रखना, पॉजिटिव। अगर आप लाइफ में ड्रीम सोचे हैं कि हमको ये बनना है, वी हैव टू अचीव द गोल, अपने जीव को गोल करना है, तो आपको बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग वही नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पिछले टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे, स्टैंडिंग वेव, सुपरइम्पोज, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखिए, हम पहले ही पता है इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव माने कि बनता है, और डिस्ट्रक्टिव माने जैसे हम लोग पढ़े डिस्ट्रैक्शन, जैसे पढ़ाई लिखाई में आपका डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब खत्म हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट क्या, एलिमेंट क्या है, आजकल का दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है मोबाइल। मोबाइल से लाइफ चौपट हो जा रहा है। तो उसी तरह क्या है कि फेज में भी वही चीज है, कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव माने बना रहा, कंस्ट्रक्शन बनाना, और डिस्ट्रक्टिव माने डिस्ट्रैक्ट करना। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, if two waves are exactly in the same phase, if two wave exactly in the same, माने दोनों का कंडीशन फेज बराबर होगा, तो बोलता है कि that is the shape of one wave exactly fits on the other wave, यानी कि पहला वेव क्या दूसरा वेव में फिट हो जाएगा, ठीक है। then they combine to double displacement, इसलिए क्या करेगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट को combine to double displacement for every medium particle, this phenomenon is called constructive interference। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहला वेव है दूसरा वेव है, पहला वेव दूसरा वेव में क्या समा गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, तो एक तरह का वेव होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पहला वेव है और सेकंड वेव है, तो ये रिजल्टेंट क्या वेव हो रहा है, 2a हो जाएगा, तो उसी फेज में चला रहा है। तो इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट कर रहा, बना रहा है नया, पहले a था प्लस 2a हो गया, उसके बाद है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इफ द सुपरइम्पोज्ड वेव्स आर एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज, मतलब कहने के बाद जब दो वेव मिल रहा है तो आउट ऑफ फेज से आउट हो जा रहा है, ठीक है, इन अपोजिट फेज, देन दे आर कंबाइंड टू कैंसिल ऑल द डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट सब क्या होता है, कैंसिल होता है। एट एवरी मीडियम पार्टिकल एंड द मीडियम रिबन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किस कंडीशन में आता है, स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब इसमें भी तुम्हारा दो वेव जब कंबाइन करता है तो उन लोगों को क्या होता है, रोड आउट ऑफ द फेज होता है, उसका फेनोमेनन क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में शो करता है। तो सिंपल सा बात है, आपको पहले ही बता दिए, डिस्ट्रक्टिव मतलब आउट ऑफ फेज, मतलब खत्म हो जाना। तो यहाँ पर पहला वेव है, देखिए पहला वेव है ये, और दूसरा वेव है। तो जब ये लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो यहाँ वो आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो आप लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिलहाल के लिए वीडियो को आप लोग डाउनलोड कीजिए, लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।